दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल Q4U में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा कोई भी साथी अपनी क्वालिटी जर्नी को बगैर क्वालिटी टूल्स की मास्टरी किए बगैर जारी नहीं रख सकता है। इसीलिए मैंने आज का वीडियो का टॉपिक चुना है 7 क्वालिटी टूल्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 क्वालिटी टूल्स का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, 7 क्वालिटी टूल्स कौन-कौन से होते हैं और उनका उपयोग क्या-क्या है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए एक शॉर्ट चैनल इंट्रोडक्शन के बाद अपने वीडियो को मैं शुरू करता हूं। दोस्तों 7 QC टूल्स के द्वारा हम किसी भी प्रोसेस के डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इन टूल्स का प्रयोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करते हैं। ये जो सातों क्वालिटी टूल्स होते हैं इनका प्रयोग सबसे अधिक सिक्स सिग्मा में, टीपीएम में और कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक्टिविटी में बहुत ज्यादा होता है। आइए अब थोड़ा सा 7 QC टूल्स का इतिहास जान लेते हैं। 7 QC टूल्स जापान में 1950 में प्रोफेसर काओरू इशिकावा द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। उनका मानना था कि 7 QC टूल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की 90% प्रॉब्लम को आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये जो 7 क्वालिटी टूल्स थे ये एक मॉन्क योद्धा जिसका नाम बैंकी था उसके 7 हथियारों से प्रेरित थे। उस समय इशिकावा जी ने उस समय के टेक्निकल ऑपरेटर के लिए इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल को आसान बनाने के लिए इनका प्रयोग किया था। आइए हम जान लेते हैं वो सातों क्वालिटी टूल कौन कौन से होते हैं। पहला टूल है चेकशीट, दूसरा है ग्राफ, तीसरा होता है हिस्टोग्राम, चौथा होता है पैरेटो चार्ट, पांचवा होता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, छठा होता है स्कैटर डायग्राम और सातवां होता है कंट्रोल चार्ट। ये सातों क्वालिटी टूल किसी भी प्रोसेस के इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आइए अब वन बाय वन इन क्वालिटी टूल्स को हम समझते हैं, इनका उपयोग क्या है उसको जानते हैं। 7 QC टूल में जो सबसे पहला टूल होता है वो टूल होता है चेकशीट। चेकशीट एक बहुत ही सिंपल पावरफुल क्वालिटी टूल होता है। बेसिकली एक फॉर्मेट होता है जिसमें कि रियल टाइम डाटा रियल लोकेशन पर जाकर कलेक्ट किया जाता है। अब ये डाटा जो होता है वो कोई नंबर हो सकता है या कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता है या कोई ओपिनियन हो सकती है। ठीक है। चेकशीट का ज्यादातर प्रयोग हम तीन तरीके से करते हैं। पहला है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस के रिएक्शन के बिफोर और आफ्टर कंडीशन को जानने के लिए हम अधिकतर चेकशीट का ही प्रयोग करते हैं। किसी ऑपरेशन प्रोसेस ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट तो नहीं गई है उसके लिए भी हम चेकशीट का ही प्रयोग करते हैं। तीसरी, प्रोसेस में सारी चीजें जिस सीक्वेंस में होनी थी उसी सीक्वेंस में की गई हैं कि नहीं, इसको भी जानने के लिए, इसको भी पता रखने के लिए हम लोग चेकशीट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताना चाहूंगा, किसी भी चेकशीट में जब भी आप चेकशीट में डाटा को कलेक्ट करते हैं उससे पहले चेकशीट की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चेकशीट में जरूर भरनी चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन से मतलब है मेरा, जैसे किस प्रोसेस के लिए वो चेकशीट भरी गई है, वो कौन सा पार्ट उस पर चल रहा था जब हमने डाटा कलेक्ट किया है, डाटा किसने कलेक्ट किया है, डाटा किस तारीख का है। ये सब जो बेसिक इंफॉर्मेशन है किसी भी प्रॉब्लम के एनालिसिस के लिए, फर्दर चेकशीट को एनालाइज करने के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। इसके बिना चेकशीट का कोई मतलब नहीं है। अगर ये बेसिक इंफॉर्मेशन चेकशीट में नहीं है तो उस चेकशीट को हम यूज नहीं कर सकते हैं, अच्छी तरह से ठीक तरह से यूज में नहीं ला सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वालिटी टूल की ओर चलते हैं जिसका नाम है ग्राफ या प्रोसेस फ्लो चार्ट या डायग्राम। सबसे पहले हम प्रोसेस फ्लो चार्ट की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। प्रोसेस फ्लो चार्ट या डायग्राम एक चार्ट या शीट होती है जो कि
हमें किसी पार्ट या कंपोनेंट के स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इनवर्ट से लेकर डिस्पैच तक दिखाती है। फ्लो को दिखाने के लिए हम कुछ खास सिंबल सेट का प्रयोग करते हैं। ये वो सिंबल सेट्स हैं। इन्हीं सिंबल सेट का प्रयोग करके मैंने आपके लिए एक ये सिंबल सा शीट मेटल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का फ्लो डिजाइन किया हुआ है। इसको हम समझ लेते हैं। हमारा प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट नंबर पे हमारा अनलोडिंग हो रहा है रॉ मटेरियल की। तो अनलोडिंग का सिंबल, अनलोडिंग एक ऑपरेशन है जिसको मैंने रेक्टेंगल शेप से दिखाया है। उसके बाद हमारा इनकमिंग इंस्पेक्शन होता है जिसको कि हमने ब्लू रंग के इस शेप से दिखाया है। इफ प्रोसेस ओके तो मैं कॉइल को स्टोर करता हूं। स्टोरेज रॉ मटेरियल का सिंबल इन्वर्टेड ट्रायंगल है। बाद फिफ्थ ऑपरेशन है हमारा ब्लैंकिंग। सिक्स्थ ऑपरेशन है हमारा पियर्सिंग। सेवेंथ में हम ऑपरेशन में मेरा बेंडिंग, उसके साथ में इंस्पेक्शन ऑनलाइन हो रहा है मशीन द्वारा, उसको दिखाया है। एट्थ ऑपरेशन मेरा फाइनल इंस्पेक्शन का है जिसको मैंने दिखाया है। उसके बाद मेरा जो फिनिश गुड बनता है उसको मैं फिनिश गुड स्टोरेज एरिया में रखता हूं। ये उसका सिंबल है। उसके बाद वहां से मैं पार्ट को डिस्पैच कर देता हूं और यहां पे मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड हो जाता है। तो इन सिंबल्स की हेल्प से मैंने कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को दिखा दिया। यही प्रोसेस फ्लो चार्ट का मेन काम होता है। अब हम समझ लेते हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम के यूज क्या-क्या होते हैं। प्रोसेस फ्लो डायग्राम का पहला यूज है प्रोसेस के डॉक्यूमेंटेशन में, उसका हम यूज करते हैं। जब भी हम कोई पीपैप एक्टिविटी करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है दैट इज प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ये हमारा सबसे पहला कोर डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारे प्रोसेस जो कि हमारे पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को दिखाता है। दूसरा इसका इसका हम यूज करते हैं किसी प्रोसेस की इंप्रूवमेंट एक्टिविटी में। मान लीजिए किसी कोई मेरा प्रोसेस था, उसमें मैंने कुछ इंप्रूवमेंट किया, कुछ चेंजेस किए। तो बिफोर कंडीशन हमारे प्रोसेस क्या थी उसको हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स दिखाएंगे। आफ्टर कंडीशन में प्रोसेस मैंने क्या चेंजेस कर दिया, क्या सीक्वेंस चेंज कर दिया, उसको हम आफ्टर डायग्राम्स दिखाते हैं। तो ये जो डायग्राम्स होते हैं, जो हम दोनों अलग अलग डायग्राम दिखाएंगे फ्लो के, फ्लो चार्ट जो दिखाएंगे वही हमारे प्रोसेस फ्लो डायग्राम की मदद से ही उन दोनों में हम डिफरेंस दिखाते हैं बिफोर और आफ्टर के एक्टिविटी में। अपने किसी कस्टमर को समझाने के लिए, अपने किसी अन्य आदमी को समझाने के लिए कि हमारा पार्ट कैसे मैन्युफैक्चर होता है, हम प्रोसेस फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। प्रोसेस को ऑडिट करके प्रोसेस की कमियों को दूर करने के लिए भी हम प्रोसेस फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। किसी नए प्रोसेस को बनाने के लिए और उसको दिखाने के लिए हम प्रोसेस फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। किसी प्रोसेस में से वेस्ट प्रोसेस को हटाने के लिए या बॉटलनेक प्रोसेस को हटाने के लिए हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम के फॉर्म में ही उनको हम चीजों को दिखाते हैं। अब देखते हैं प्रोसेस फ्लो चार्ट के हमको फायदे क्या-क्या हैं। प्रोसेस फ्लो चार्ट प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करता है ताकि सभी लोग एक जैसे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर प्रोसेस फ्लो चार्ट को हम नहीं बनाएंगे तो हो सकता है मैं उस पार्ट को किसी और मेथड से, किसी और सीक्वेंस से मैन्युफैक्चर करूं। कोई अगला आदमी है वो किसी और सीक्वेंस से उस पार्ट को मैन्युफैक्चर करेगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, हमारे पार्ट की क्वालिटी में कुछ वेरिएशन आ सकता है। इसीलिए प्रोसेस फ्लो प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करता है ताकि सभी लोग एक जैसे ही प्रोसेस स्टेप्स को फॉलो करें। दूसरा मेरे से फायदा क्या है, फ्लो चार्ट से हम प्रोसेस की कॉमन अंडरस्टैंडिंग करते हैं। जो जो मेरे दिमाग में प्रोसेस होगा किसी पार्ट को प्रोड्यूस करने का, वही अगला अगले के दिमाग में प्रोसेस होगा कि पार्ट को इस मेथड से प्रोड्यूस करना है। तो हम दोनों के दिमाग में प्रोसेस की कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है। फ्लो चार्ट की मदद से हम किसी प्रोसेस को एनालाइज कर सकते हैं, जान सकते हैं कि प्रोसेस में क्या दिक्कत है, किस प्रोसेस में कमी है, इसका पता कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने अगले क्वालिटी टूल की ओर चलते हैं, हिस्टोग्राम्स। जब डाटा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस होता है
वहां बार ग्राफ की जगह हम लोग हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपके पास डाटा एनफ होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हिस्टोग्राम एक तरह का बार चार्ट ही होता है जिसमें न्यूमेरिकल डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया जाता है। इसमें डाटा को अलग अलग रेंज में हम बांटते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है। हमने डाटा को एक रेंज में बांटा हुआ है। 100 से 100.5 की रेंज में हमारे 50 पार्ट्स हैं। तो ये डाटा की रेंज हो गई 100 से 100.5, और उस रेंज में कितने पार्ट हमारे आ रहे हैं? 50 पार्ट्स आ रहे हैं। 100.5 से 101 हमारी एक रेंज हो गई, उस रेंज में हमारे 60 पार्ट्स आ रहे हैं। 1 से 101.5 एक रेंज हो गई, उस रेंज में हमारे 70 पार्ट्स आ रहे हैं। 101.5 से 102 एक रेंज है, उस रेंज में हमारे 30 पार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसको एक आसान से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने प्रोडक्शन में टर्निंग ऑपरेशन से बने पार्ट की लंबाई को चेक किया, तो पाया कि कुछ पार्ट 50 पार्ट्स 100 से 100.5 की रेंज में थे, 60 पार्ट 100.5 से 101 की रेंज में थे, 70 पार्ट्स 101 से 101.5 की रेंज में थे, 101.5 से 102 की रेंज में 30 पार्ट्स थे। ठीक है, ये हमने देखा है इसको। अब हम इसमें कुछ ध्यान देंगे डाटा में। देखिए, अगर इस डाटा को आप देखेंगे तो आपका डाटा लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। 100 से 100.5, 100 से 101, 101.5, 101.5 से 101.5 से 102। तो लाइक डाटा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो हमारे हिस्टोग्राम बनाने की पहली शर्त कंप्लीट हुई कि डाटा कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। दूसरी क्या थी? रेंज, कि डाटा में रेंज होनी चाहिए। रेंज क्या है हमारी? 100 से 100.5, ये हमने एक रेंज दे दी हुई है इसको। ठीक है, तो इसी रेंज, जब डाटा रेंज में हो, जब डाटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो उससे हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम बार ग्राफ में ये डिफरेंस होता है कि बार ग्राफ में बीच में गैप होता है, हिस्टोग्राम में बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होता है, क्योंकि इसमें डाटा लगातार होता है। ओके, 100 से 100.5, 100.5 से 100.5 से 101, इसके बीच में डाटा कॉन्टिन्यूस है, इसलिए इन बार्स के बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे हिस्टोग्राम होते हैं। अब समझ लेते हैं हिस्टोग्राम के फायदे क्या क्या होते हैं। हिस्टोग्राम से किसी बहुत बड़े से बड़े भी डाटा को आसानी से एनालाइज किया जा सकता है। जहां पे आपके पास 5000 10,000 डाटा हो, न्यूमेरिकल डाटा हो, उनकी एनालिसिस आसान नहीं होती है। तो वहां पे हम डाटा को एक रेंज में डिवाइड कर देते हैं, इस तरह की रेंज में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम हिस्टोग्राम बना के उस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम का यही सबसे बड़ा फायदा होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वालिटी टूल की ओर। अगला क्वालिटी टूल है पेरेटो चार्ट। यह भी एक तरह का बार चार्ट होता है, इसमें हम प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। पेरेटो चार्ट 80-20 के प्रिंसिपल पर काम करता है। इस प्रिंसिपल के अनुसार 80% प्रॉब्लम्स के केवल 20% कारण होते हैं, कॉजेज होते हैं। यदि हम 20% कॉज पर काम कर लें तो हमारी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम देखते हैं पेरेटो चार्ट का प्रयोग हम कब करते हैं। पेरेटो चार्ट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो या बहुत सारे कॉजेस हो। हम चाहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़े डिफेक्ट या सबसे बड़े कॉज पर फोकस किया जाए, यानी जो प्रॉब्लम, डिफेक्ट या कॉज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करें, हम उस पर काम करें। पेरेटो उन प्रॉब्लम, डिफेक्ट या कॉज को प्रायोरिटाइज कर देता है। ये जो पेरेटो चार्ट आप देख रहे हैं, ये पाउडर कोटिंग प्रोसेस के डिफेक्ट का है। ये पेरेटो चार्ट हमें बता रहा है कि यदि वाइटल फ्यू डिफेक्ट्स यानी कि डस्ट, स्क्रैच और डेंट, इन तीन पर काम कर लिया जाए तो आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यानी 80% रिएक्शंस आपका कम हो जाएगा। यही वाइटल फ्यू डिफेक्ट्स आपके 80% प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
यदि इन पे हम काम कर लें तो हमारी 80% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यही हमारे पेरेटो चार्ट का काम होता है कि वाइटल फ्यू डिफेक्ट को प्रायोरिटाइज करना और उस पे एक्शन लेके उसको कम कर देना। बेसिकली पेरेटो चार्ट हमारे वाइटल फ्यू डिफेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कर देता है। अब हम अपने अगले क्वालिटी टूल की ओर चलते हैं। अगला क्वालिटी टूल है फिश बोन। इसको हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। इसका उपयोग हम किसी प्रॉब्लम के संभावित कारण यानी पॉसिबल कॉजेस को जानने और रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी कि इफेक्ट को एक बहुत बड़े एरो के अंत में लिख लेते हैं। इसके बाद अप्लीकेबल 5m प्लस 1e कैटेगरी को बड़े एरो की ब्रांच के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ 5m प्लस 1e का मतलब होता है मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग द्वारा हर कैटेगरी के पॉसिबल प्राइमरी कॉज को सब ब्रांच के फॉर्म में लिखते हैं और यदि उसके बाद भी जरूरत होती है तो पॉसिबल सेकेंडरी कॉजेस को फर्दर ब्रांच में लिखते हैं। अब आपको मैं एक फिश बोन का एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये एक फिश बोन का एग्जाम्पल है जिसमें कि मैंने इफेक्ट को यहां लिखा हुआ है। इफेक्ट है आपका या प्रॉब्लम है आपकी ड्रिल डायमीटर मोर। इसकी 5m प्लस 1e कैटेगरी में को मैंने बांटा हुआ है और हर कैटेगरी के अगेंस्ट में मैंने प्राइमरी कॉज को लिखा हुआ है और एक जगह मैंने सेकेंडरी कॉज को भी लिखा हुआ है। इसी को फिशबोन डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कहते हैं। इसमें सारे पॉसिबल कॉजेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चूंकि इसकी शेप एक फिश के स्केलेटन की तरह होती है इसीलिए इसको फिश बोन डायग्राम कहते हैं। एक इसमें बहुत एक की पॉइंट मैं आपको बता दूं कि कई लोग बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसका प्रयोग रूट कॉज के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उपयोग केवल पॉसिबल कॉजेस यानी संभावित कारणों को जानने और उनको दर्शाने के लिए ही किया जाता है। रूट कॉज के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम अपने अगले क्वालिटी टूल की ओर चलते हैं। स्कैटर डायग्राम। इसको स्कैटर प्लॉट, एक्स वाई ग्राफ या कोरिलेशन ग्राफ भी कहते हैं। इसका प्रयोग वहां होता है जहां पेयर वेरिएबल डाटा होता है, अर्थात एक डाटा दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। इसमें एक वेरिएबल डाटा को एक्स एक्सिस में और दूसरे को वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट किया जाता है। स्कैटर डायग्राम हमें दो पेयर्ड वेरिएबल डाटा के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको बताता है। स्कैटर डायग्राम को हम तीन चीजें देखकर एनालिसिस कर सकते हैं। पहला है ट्रेंड, दूसरा है शेप और तीसरा है स्ट्रेंथ। आइए इनको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इसमें ट्रेंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, शेप लीनियर है, एक लाइन में है और इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। स्ट्रेंथ अच्छी है नहीं कि दोनों वेरिएबल डाटा के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रांग है, अच्छा है। अब इसका उल्टा हम देखते हैं अगले ग्राफ में। इसमें मेरे को ट्रेंड जो है डिक्रीजिंग मिल रहा है। इसमें पॉजिटिव स्ट्रेंथ थी, पॉजिटिव रिलेशनशिप था, इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। शेप लीनियर है, बॉन्डिंग स्ट्रांग है। इस ग्राफ में देखेंगे तो ट्रेंड हमारा इंक्रीजिंग है, शेप लीनियर है, लेकिन आपके जो ऑब्जर्वेशन है, वैल्यूज हैं, वो लाइन के पास में नहीं है, थोड़े दूर दूर हैं।
यानी कि इसकी स्ट्रेंथ मॉडरेट है, यानी इनमें आपस में रिलेशनशिप मॉडरेट है। इस ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो इसमें भी हमारा ट्रेंड डिक्रीजिंग है, शेप लीनियर है और स्ट्रेंथ इसमें भी मॉडरेट है। इस ग्राफ को अगर देखेंगे तो इसमें हमें कहीं कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, ना ही कोई शेप दिख रहा है, ना ही कोई बॉन्डिंग दिख रही है, ना रिलेशनशिप दिख रहा है। तो इसमें दोनों वेरिएबल डाटा में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। इस ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो इसमें ट्रेंड हमको चेंज दिख रहा है, हर पॉइंट पे ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। शेप इसका एक कर्व के फॉर्म में आ रहा है। जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, दोनों डाटा का जो रिलेशंस है, जो स्ट्रेंथ है, वो मॉडरेट है, क्योंकि वो लाइन के बहुत पास में नहीं है। तो इस तरह से स्कैटर डायग्राम को हम एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि स्कैटर डायग्राम दो वेरिएबल डाटा के बीच में रिलेशन बताता है। तो बाय सीइंग द ग्राफ, बाय सीइंग द ट्रेंड, वी कैन एनालाइज द थिंग एंड वी कैन प्रिडिक्ट कि इन दोनों वेरिएबल डाटा के बीच में स्ट्रेंथ है, बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप है कि नहीं है। अब हम अपने अगले क्वालिटी टूल की ओर चलते हैं। कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट को एसपीसी चार्ट या शेवर्ट चार्ट भी कहते हैं। इसमें डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया जाता है, जिससे हम ये जज कर सकते हैं कि प्रोसेस समय के साथ कैसा परफॉर्म कर रहा है। कंट्रोल चार्ट हमें बताता है कि प्रोसेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी प्रोसेस स्पेसिफिकेशन लिमिट को मीट कर रहा है कि नहीं। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि प्रोसेस सुबह से 3 बजे तक बिल्कुल ठीक चला, लेकिन शाम को 4 बजे ऑल ऑफ ए सडन प्रोसेस स्पेसिफिकेशन लिमिट से आउट चला गया। तो ये ग्राफ मेरे को, कंट्रोल चार्ट्स मेरे को बता देता है कि प्रोसेस मेरा कब आउट गया। इसके अलावा कंट्रोल चार्ट्स अपने ट्रेंड्स के द्वारा भी हमको बताते हैं कि प्रोसेस सही काम कर रहा है या नहीं, प्रोसेस गलत होने वाला है, जिससे कि प्रोसेस को पहले से ही सुधार कर रिएक्शन को बचाया जा सके। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि पार्ट का ट्रेंड नीचे की ओर जा रहा है, यानी किसी भी समय ये लोअर कंट्रोल लिमिट को टच कर सकता है या उसके बियॉन्ड जा सकता है। तो यहाँ पे ऑपरेटर अलर्ट हो जाएगा और प्रोसेस को एडजस्ट करेगा, प्रोसेस को इंप्रूव करेगा, सो दैट प्रोसेस वापस मीन के पास आ जाए। इसी तरह से इस ग्राफ में भी आप देखेंगे, इस कंट्रोल चार्ट में भी आप देखेंगे कि सारे पॉइंट्स अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं और किसी भी समय ये ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिकेशन लिमिट के बाहर जा सकते हैं। चार्ट से हमें ये पता चल गया कि अब प्रोसेस हमारा आउट होने वाला है। यहाँ पे हम प्रोसेस को रोक करके प्रोसेस को ठीक कर सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।